हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो अच्छे हैं। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एमसीक्यू क्वेश्चन। क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग क्वेश्चन जा चुका है। लॉन्ग आपका पूरा बुक सिलेबस पढ़ा दिया गया है और एग्ज़ाम नज़दीक है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए एमसीक्यू पढ़ने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जिन जो भी वीडियो हमारे देख रहे हैं, लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सी व्यावसायिक क्रिया है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सी व्यावसायिक क्रिया है, ये लिखा हुआ। ऑप्शन दिया गया है 4। इसमें से माल का क्रय विक्रय करना, मंदिर में पूजा करना, ग्राहकों के साथ धोखा देना या धोखा करना, और सरसों के तेल में मिलावट करना। तो बता सकते हैं कि इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए जो हमारा है, माल का क्रय विक्रय करना, ये व्यावसायिक क्रिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि व्यवसाय में सफलता पाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आवश्यक है। व्यवसाय में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है, ध्यान से सोचिएगा। पूंजी आवश्यक है, कुशल प्रबंध आवश्यक है, यंत्र आवश्यक है, ईमानदारी आवश्यक है। तो इन चारों में से ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? बी, कुशल व्यवसायिक संगठन आवश्यक है। क्योंकि एक व्यवसाय में सफलता पाने के लिए कुशल व्यवसायिक संगठन का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा कह रहा है कि व्यवसाय का मूलभूत उद्देश्य है। व्यवसाय का मूलभूत उद्देश्य क्या है? ध्यान से सुनिए। ऑप्शन ए, अधिकतम लाभ कमाना। दूसरा, अधिकतम सेवा करना। तीसरा, प्रथम लाभ द्वितीय सेवा। और चौथा दिया गया है प्रथम सेवा द्वितीय लाभ। तो बता दें आप लोग को कि इस चारों में से ऑप्शन कौन सा सही है? प्रथम सेवा और द्वितीय लाभ यह व्यवसाय का मूलभूत उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उद्योग में सम्मिलित किया जाता है। उद्योग में सम्मिलित किया जाता, उद्योग माने फैक्ट्री में वस्तुओं का निर्माण करना, वस्तुओं का संग्रह करना, वस्तुओं का उपभोग करना और वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। तो आपको बता दें कि उद्योग में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, मतलब जहाँ पर कच्चे माल से निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है उसे ही उद्योग कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, वस्तुओं का निर्माण करना। उसी तरह हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है। सबसे अधिक किसका व्यापक क्षेत्र है? व्यापार का है, व्यवसाय का है, उद्योग का है कि वाणिज्य का है? तो बता दें सबसे बड़ा क्षेत्र इसमें किस चीज़ का है? व्यवसाय का है। तो ये 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए, व्यापार से आशय है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्यापार से क्या आशय है। तो ध्यान दीजिएगा, व्यापार से क्या आशय है? वस्तुओं का निर्माण करना, बीमा एवं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, संचार के साधन करना। ध्यान दीजिए, व्यापार से क्या आशय है? व्यापार से तात्पर्य होता है कि वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है उसी को व्यापार कहा जाता है। ठीक है, फिर 7वें क्वेश्चन में हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या अब तक तो सही पूछ रहा था, अब यहाँ नहीं पूछ रहा। कौन सा सही नहीं है? व्यापार उद्योग का अंग है। क्या ये सही है या गलत है? वाणिज्य व्यापार का अंग है, वाणिज्य व्यवसाय का अंग है और उद्योग वाणिज्य का अंग है। बता सकते हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? वाणिज्य व्यवसाय का अंग है। तो वाणिज्य क्या है? व्यवसाय का अंग है, ये हमारा सही है। और गलत कौन कौन सा है? उद्योग वाणिज्य का अंग है, ये गलत है। व्यापार वाणिज्य का अंग है, ये भी गलत है। और व्यापार उद्योग का अंग है, ये भी गलत है। अर्थात इसमें से सही है आपका क्या? कि वाणिज्य व्यवसाय का अंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हो 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है
उद्योग में शामिल है। उद्योग में क्या शामिल है, ध्यान दीजिएगा। उद्योग माने फैक्ट्री। बैंकिंग सेवाएं शामिल है, बीमा सेवाएं शामिल है, परिवहन सेवाएं शामिल है कि वस्तुओं का उत्पादन सही है। तो बता दें आपका कि वस्तुओं का जो उत्पादन है ये बाकी सब रॉन्ग है। सही क्या है, वस्तुओं का उत्पादन। ठीक है। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग नहीं है, माने कौन फैक्ट्री नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कौन सा फैक्ट्री नहीं है। इस्पात का निर्माण करना, ये फैक्ट्री है। आटा मिल, ये भी फैक्ट्री है। चीनी मिल, ये भी फैक्ट्री है। लेकिन जो फलों का उत्पादन किया जा रहा है ये उद्योग नहीं है, अर्थात फैक्ट्री नहीं है। तो इस तरह ऑप्शन डी ये सही होगा। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 10वां हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सहकारी समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, ये सभी लोगों को मालूम है कि कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। 10 से यदि कम होते हैं तो सहकारी समिति का निर्माण नहीं हो सकता। तो मिनिमम 10 और अधिकतम का तो कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवसायिक संगठन है। व्यवसायिक संगठन किसको कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। व्यवसायिक संगठन किसको कहा जाता है। व्यवसायिक संगठन क्या है, कला है, विज्ञान है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो बता दें आपको कि व्यवसायिक संगठन दोनों है, अर्थात कला और विज्ञान दोनों है। तो ऑप्शन सी सही है। फिर अगला है गैर व्यवसायिक संगठन का मूलभूत उद्देश्य है। एक गैर व्यवसायिक संगठन का मूलभूत उद्देश्य कौन सा है, ध्यान दीजिए। अधिकतम लाभ कमाना, अधिकतम उत्पादन करना, अधिकतम सेवा करना, उपभोक्ता की संतुष्टि करना। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है दिख रहा है, तो अधिकतम सेवा करना। देखिए बता दें आपको कि जो गैर व्यवसायिक संस्था अर्थात नॉन ट्रेडिंग कंपनी जो होती है, गैर व्यवसायिक संस्था खास तौर से लाभ के उद्देश्य से नहीं बनाई जाती है, सेवा के उद्देश्य से। और व्यापारिक जो संस्था होती है वो लाभ के उद्देश्य से बनाई जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है गैर व्यवसायिक संस्था का मूलभूत उद्देश्य है तो अधिकतम सेवा प्रदान करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्यवसायिक संगठन प्रेरणा देता है। व्यवसायिक संगठन प्रेरणा देता है, किस चीज़ की प्रेरणा देता है, कर की चोरी करने के लिए, उत्पादकों में मिलावट करने के लिए, कुशलता के लिए और मूल्य वृद्धि के लिए। तो बता दे रहे हैं कि इसमें से ऑप्शन सी सही है कि व्यवसायिक संगठन इस बात की प्रेरणा देता है कि कुशलता के साथ कार्य हो, उत्पादन हो। ठीक है, अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यवसायिक संगठन को संगठित करने के लिए क्या किया जाता है। व्यवसायिक संस्था को संगठित करने के लिए क्या किया जाता है। धन मनी की जरूरत पड़ती है, संपत्ति की जरूरत पड़ती है, प्रबंध कुशलता की जरूरत पड़ती है कि इनमें से सभी। तो ये ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसी नवीन व्यवसाय की स्थापना में उठाया जाने वाला तीसरा कदम कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा कदम पूछ रहा है, पहला कदम नहीं पूछ रहा। कि जब हम किसी नए व्यवसाय को स्थापित करते हैं तो स्थापित करते समय जो स्टेप हम अपनाते हैं, कदम अपनाते हैं, पहला दूसरा तीसरा, तो उसमें से पूछ रहा है कि तीसरा कदम कौन सा है। तो इसमें बता दे रहे हैं वस्तुओं का विश्लेषण करना, वस्तुओं का चुनाव करना, पर्याप्त पूंजी, इनमें से कोई नहीं। तो ये वस्तुओं का विश्लेषण करना, ये तीसरा इसका कदम है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये कुशल संगठनकर्ता को कंपनी की स्थापना में एकत्रित करने पड़ते हैं। एक कुशल संगठनकर्ता को कंपनी की स्थापना एकत्रित करने पड़ते हैं। क्या एकत्रित करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। 3T, 3M, M और T दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बता दे रहे हैं 3M। 3M का मतलब क्या होता है, 3M का मतलब क्या होता है, 3M। 3M माने पहला क्या होता है, मनी, उसके बाद से क्या होता है, मैनेजमेंट और मेजरमेंट। ठीक ना, ये 3M होता है। तो ऑप्शन ये कौन सा है, बी ऑप्शन सही।
17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे 3M का मतलब एक और भी चीज़ होता है, मानव माल मशीन। मतलब मानव माल मशीन, मतलब क्या आपका मनुष्य, इंसान, आदमी, माल का माने गुड्स और मशीन माने जो उससे चलाया जाता है। यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए, व्यावसायिक संस्था निर्धारित पाने का अधिकारी है। व्यावसायिक संस्था निर्धारित पाने का अधिकारी है पारिश्रमिक की वह धनराशि जो उसे प्राप्त है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया गया है, जो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश देख लेंगे। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है 17 नंबर में। पहला दिया गया है कमीशन, दूसरा दिया गया है लाभ, तीसरा दिया है दोनों और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से 17 नंबर क्वेश्चन ये कौन सा ऑप्शन सही है? तो कमीशन और लाभ एक व्यावसायिक संस्था पाने का अधिकारी है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एकल स्वामित्व का दायित्व होता है। एकल स्वामित्व माने एकाकी व्यवसायी का। एकाकी व्यवसायी का स्वामित्व क्या होता है, दायित्व क्या होती है कि लायबिलिटी इसकी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, अर्थात असीमित होती है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, सीमित, असीमित, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी की सीमा तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही ऑप्शन आपका क्या है? बी। ध्यान दीजिएगा, एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार में सदस्यों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, लेकिन वही कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर कि एकाकी व्यापार में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। सिंगल व्यवसाय में सदस्यों की संख्या, एकाकी व्यापार की विशेषता ही होती है कि अकेले कोई भी आदमी व्यवसाय करता है। उसमें यदि 2 मिल जाएंगे तो साझेदारी हो जाएगी, और अधिक मिल जाएंगे तो कंपनी हो जाएगी, या क्या हो जाएगा? सहकारी समिति हो जाएगी। तो एकाकी व्यापार में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? एक ही होती है, क्योंकि अकेला ही वो पूंजी लगाता है, अकेला व्यवसाय का संचालन करता है, अकेला ही लाभांश कमाता है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है। मतलब जितने भी व्यवसाय के संगठन हैं, जैसे एकाकी, साझेदारी, सहकारी, कंपनी, इसमें सबसे प्राचीनतम कौन है? तो आपको बता दें कि एकाकी व्यापार। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ उसके बाद से जो व्यापार प्रारंभ हुआ वो एकाकी व्यापार था, सिंगल सोल बिजनेस। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में व्यावसायिक संगठन के स्वरूप की अधिकतम संख्या, माने भारत में किस टाइप के बिजनेस सबसे ज़्यादा है, इस क्वेश्चन का मतलब है। तो बता दें कि एक एकल जो व्यापार है इसकी संख्या सबसे ज़्यादा। वैसे ऑप्शन में तो दिया है सहकारी उपक्रम, कंपनी, साझेदारी और क्या क्या दिया है? एकल व्यापार। इसमें से एकल व्यापार जो है एक सही आंसर है, क्योंकि इस भारत में सबसे ज़्यादा जो बिजनेस चल रहा है वो सोयल बिजनेस है, अर्थात एकाकी व्यापार है। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय व्यावसायिक संगठन का प्रारूप है। भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय व्यावसायिक संगठन का प्रारूप है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एकल व्यापार, साझेदारी, कंपनी और सहकारी उपक्रम। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो बिजनेस है वो एकल व्यापार है, अर्थात एकाकी व्यापार विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। देखे होंगे विलियम आर वेसेट ने कहा है कि एकाकी व्यापार एक ऐसा व्यापार है, कोई भी जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। तो सबसे अधिक पॉपुलर बिजनेस का संगठन कौन सा है? एकल व्यापार। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सामान्य व्यवसाय के लिए फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। एक सामान्य व्यवसाय में किसी भी साझेदारी फर्म में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो कितनी होती है? तो बता दें, ध्यान दीजिएगा। चूंकि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या का उल्लेख कंपनी अधिनियम 1956 में किया गया, लेकिन जब कंपनी अधिनियम हमारा 2013 बना, तो 13 बना, इसके अंतर्गत कुछ अमेंडमेंट किया गया है। क्या सुधार किया गया है कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 मानी गई है, कि 50, आवश्यकता पड़ने पर इसे 100 तक भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन न्यूनतम तो 2 ही होगा, लेकिन मैक्सिमम 50। लेकिन वहीं पे कंपनी अधिनियम 1956 की बात आएगी तो वहाँ पे सामान्य व्यवसाय में साझेदारों की संख्या अधिकतम 20 होगी, लेकिन प्रेजेंट टाइम के क्वेश्चन के आधार पर 50 होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारी फर्म में अधिकतम संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, बैंकिंग फर्म हो या साझेदारी फर्म हो, चूंकि कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है, लेकिन वहीं कंपनी अधिनियम 2013 की हम बात करें तो उसके आधार पर साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 ही निर्धारित की गई। फिक्स है कि 50 ही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साझेदारी संलेख होना चाहिए। साझेदारी संलेख मतलब पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है पहले यह जानिए, आपको लॉन्ग वीडियो में पढ़ाए भी हैं। साझेदारी संलेख का मतलब होता है कि जब कोई भी साझेदारी व्यवसाय स्थापित होता है या दो से अधिक जो साझेदार होते हैं तो उनमें भविष्य में कोई विवाद न हो, इसके लिए एक पार्टनरशिप डीड तैयार किया जाता है, लिखित समझौता किया जाता है, अनुबंध होता है। ये लिखित मौखिक दोनों तरीके से होता है। इसमें यह होता है कि साझेदारी व्यवसाय को कैसे चलाया जाएगा, किस प्रकार चलाया जाएगा, इसका जो लिखित प्रपत्र होता है जिसमें प्रत्येक साझेदार के अधिकार, कर्तव्य, उनकी पूंजी के बारे में उल्लेख रहता है, तो ऐसे प्रपत्र को ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। यह पार्टनरशिप डीड किस तरह से होता है, लिखित होता है, मौखिक होता है, स्टाम्प पेपर पर लिखित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपसे बता दें कि इनमें से सही ऑप्शन होता है कि यह स्टैम्प पेपर पर लिखित होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टैम्प पेपर हो, एक अच्छे पेपर पे भी हो सकता है, क्योंकि वो पार्टनर के मानने के ऊपर है। पार्टनर मानता है तो ठीक, नहीं मानता है तो सब कुछ बेकार है। तो ये स्टैम्प पेपर पर लिखित होता है, ठीक है। कभी कभी इस क्वेश्चन में ऑप्शन आता है कि लिखित मौखिक होता है, तो ये दोनों तरीके से भी हो सकता है। तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर यही सही है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन की उत्तर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है सहकारी समिति में सदस्यों की संख्या अधिकतम होती है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं। तो बता दें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम अनलिमिटेड लोग होते हैं। कम से कम तो 10 हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम संख्या के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सहकारी समिति में सदस्यों का दायित्व होता है। एक सहकारी समिति में सदस्यों का दायित्व सीमित और असीमित दोनों ही होता है। एक तरह से वैसे तो असीमित होता है, सॉरी, वैसे तो सीमित होता है, लेकिन कुछ दशाओं में असीमित भी होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सहकारी समिति का जीवन है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाइफ क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए। किसी सदस्य की मृत्यु से प्रभावित है, किसी सदस्य के दिवालिया होने से प्रभावित है, किसी सदस्य के अवकाश ग्रहण होने से प्रभावित है, और उपरोक्त में से किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं है। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो जीवन होता है वो किसी भी सदस्य के आने या जाने से प्रभावित नहीं होता है। वो चलता रहता है, सदस्य आते रहते हैं, जाते रहते हैं, पुराने जाएंगे, नए आएंगे, सोसाइटी चलती रहती है। तो वह किसी के जीवन से वो प्रभावित नहीं होता है। सोसाइटी अर्थात कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर है कि सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य अर्थात पहला उद्देश्य, फर्स्ट उद्देश्य क्या होता है। तो इसका पहला उद्देश्य क्या है, सेवा करना, लाभ कमाना, अच्छी किस्म का माल का विक्रय करना, सहकारी सहायता का दुरुपयोग करना। तो इसमें से बता दें, मुख्य उसका उद्देश्य होता है सेवा करना। सहकारी जो समिति होती है या संगठन होता है इसी उद्देश्य के बनाई जाती है। उसका एक नारा है, सब एक के लिए और एक सबके लिए। मतलब कि जितने भी मेंबर होते हैं मिलकर सबके लिए काम करते हैं और सब किसी एक के लिए भी काम करते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है सेवा करना, ठीक है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर कि उपभोक्ता सहकारी भंडार में व्यापार होता है। उपभोक्ता सहकारी भंडार में व्यापार होता है। ट्रेड इन कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में किस टाइप का बिजनेस होता है। केवल नगद बिजनेस होता है कि उधार बिजनेस होता है, नगद उधार दोनों होता है, और गैर सदस्यों को नगद और सदस्यों को उधार किस टाइप का होता है। तो बता दें आपको कि एक ट्रेड इन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में केवल नगद व्यापार होता है, उधार के इसमें कोई जिक्र नहीं है। तो इस तरह आपका यह 30 क्वेश्चन का सीरीज कैसा लगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जल्दी से इसे पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा,
क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर मिल जाएंगे। और वेट करिए कि सेकंड आपके लेक्चर जल्द ही जाने वाला है, तब तक इसको पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से कॉपी पर नोट कर लीजिए ताकि क्वेश्चन आसानी से आप कर सकें, याद कर सकें। तो ठीक है बाबू, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा। तो इंतज़ार करिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।